हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम घटनासार हाफ ईयरली करंट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज हम आर्थिक घटनाक्रम को देखने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है, तो चलिए आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी देख लेते हैं। इवन आपने अभी तक बजट और आर्थिक समीक्षा कहीं ना कहीं से कवर कर लिया होगा और उसका यहाँ से आपको रिवीजन फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 की यहाँ पर बात की गई है। तो वित्त मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट जारी किया है। कब? 1 फरवरी 2025 को। और इसकी थीम क्या थी? सबका विकास। ठीक है, थीम याद रखिएगा। जो बजट हुआ है 2025-26, इसकी थीम थी सबका विकास। और बजट का विवरण आपको कहाँ मिलता है? आर्टिकल 112। ठीक है, आर्टिकल 112, जहाँ पर इसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर कहा गया है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत यह रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट है। ठीक है, उनका 8वां केंद्रीय बजट है लगातार, और एक अंतरिम बजट सहित, यानी 7 पूर्ण बजट है और एक अंतरिम बजट है। तो टोटल कितने हो गए? 8। इस मामले में उन्होंने मोरारजी देसाई द्वारा लगातार 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो अब कौन हो गया? सीतारमण, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए। उसके बाद कौन थे? मोरारजी देसाई। वर्तमान बजट में 4 विकास इंजन। अब 4 विकास इंजन कौन से हैं? एक तो कृषि हो गया, फिर एमएसएमई हो गया, निवेश और निर्यात, इन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसके साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 व्यापक सिद्धांतों की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? एक तो देखा, थीम देखी, क्या थी? सबका विकास। दूसरा 4 विकास इंजन, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। और 6 व्यापक सिद्धांत हैं जो भारत के विकसित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, उनकी परिकल्पना बजट में की गई है। वो व्यापक सिद्धांत क्या है? 6। एक तो गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। ठीक है, तो ये 6 मुख्य सिद्धांत हो गए जिनकी बात की गई है। फिर अगला है बजट 2025-26 के प्रस्तावों के अनुसार सरकार 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार को हटाकर एकल उपकर या अधिभार लागू करेगी। कितने पर? 82 टैरिफ लाइनों पर। ठीक है, निःशुल्क दवाएं देने वाली दवा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रमों को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। यानी जो कंपनियां क्या हैं, निःशुल्क दवाएं दे रही हैं, ठीक है, जो मतलब कार्यक्रम चला रही हैं, रोगी सहायता कार्यक्रम, और उसके तहत वो निःशुल्क दवाइयाँ दे रही हैं, उन कंपनियों को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। तो एक इसमें ये प्रस्ताव आया है। और इस सूची में 37 नई दवाएं और 13 कार्यक्रम जोड़े गए हैं। अब देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की रूपरेखा। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सकल कर राजस्व कितना है? 42.70 लाख करोड़ रुपया। कितना है टोटल? 42.70 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? 18.45 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 16.22 लाख करोड़ रुपया। राज्यों को अंतरण 5.08 लाख करोड़ रुपए। सब्सिडी 4.26 लाख करोड़ रुपया। और पेंशन कितना है? 2.77 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये कुछ मदे हैं, खर्च है, ये मदे हैं और ये इनका खर्च है। इनको आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, सकल कर राजस्व 42.70 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां 18.45, पेंशन कितना है? 2.77 लाख करोड़ रुपए, और सब्सिडी है 4.26 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे है कि बजट 2025-26 के दौरान सरकार का कुल व्यय कितना है। ठीक है, तो सरकार का कुल व्यय है 50,65,345 करोड़ रुपए, जो कि बजट में प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा केंद्र सरकार का यह बजट 2024-25 के दौरान हुए कुल व्यय 47,16,487 करोड़, ठीक है, ये 3,48,858 करोड़ अधिक होगा। तो पहले इतना था 2024-25 के दौरान, और उससे ही कितना अधिक है? 3,48,858 करोड़ रुपए अधिक है बजट 2025-26। बजट 2025-26 यहाँ पे सही कर लीजिए, 2025-26 के लिए प्रस्तावित रुपए 50,65,345 करोड़ के कुल व्यय में 39,44,255 करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 11,21,090 करोड़ पूंजी खाते में व्यय होगा। ठीक है, तो ये डेटा आपने याद रखना है। राजस्व खाते में कितना है? 39,44,255, और पूंजीगत खाते में है 11,21,90। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। आगे है केंद्रीय बजट में राजस्व एवं व्यय। रुपया आता कहाँ से? ठीक है, क्रोनोलॉजी सेट करने को आती है, कभी मैचिंग में पूछ भी लिया जाता है, तो वो आपको याद रखना है कि रुपया आता कहाँ से।
तो उधार एवं अन्य देयताएं, ठीक है, इनसे 24 पैसे। 1 रुपये में बात की जा रही है, ठीक है, 1 रुपये में आता कहाँ से, रुपया कहाँ से आ रहा है, तो उधार और अन्य देयताएं नंबर 1 पर है, इसमें कितना 24 पैसे। आयकर 22 पैसे, जीएसटी और अन्य कर 18 पैसे, निगम कर 17 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। आपको जो शुरुआत की 5 हैं उनको जरूर याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 पर उधार और अन्य देयताएं 24 पैसे, नंबर 2 पर है आयकर 22 पैसे, नंबर 3 पर जीएसटी और अन्य कर, ठीक है, नंबर 4 पर कारपोरेट टैक्स या निगम कर और नंबर 5 पर है कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे। तो ये 5 मदे जो हैं, मतलब 5 जहां से पैसे आ रहे हैं वो आपको याद रखना है। फिर रुपया जाता कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, इसको भी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से और सबसे कम कहाँ आ रहा है। तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, 22 पैसे, ठीक है, ये नंबर 1 पर हो गया। ब्याज अदायगी नंबर 2 पर कितना, 20 पैसे, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, रक्षा डिफेंस में कितना जा रहा है, 8 पैसे, वित्त आयोग और अन्यंत्रण कितना, 8 पैसे, और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे। तो ये आपके लिए आसान हो जाए कि जैसे रक्षा हो गया, वित्त आयोग हो गया, ठीक है, रक्षा हो गया, वित्त आयोग हो गया, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हो गई और अन्य व्यय, इन पर कितना, सब पर 8 पैसे जा रहे हैं। बाकी आर्थिक सहायता पर 6 पैसे और पेंशन में 4 पैसे। तो आपको याद रखना है क्या कि शुरुआत सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना, 22 पैसे। ब्याज अदायगी कितना है, 20 पैसे, नंबर 2 पर है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे नंबर 3 पर, और नंबर 4 पर 4 आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 4 पर एक तो रक्षा भी आ सकता है, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण भी आ सकते हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं भी आ सकती हैं और अन्य व्यय आ सकता है। तो ये सारे तो नहीं पूछेंगे, अब आपको आर्थिक सहायता याद करना पड़ेगा। आर्थिक सहायता कितना, 6 पैसे, ठीक है, और पेंशन कितना, 4 पैसे। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश द्वारा 47,000 करोड़ एकत्र करने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है। तो पूछ सकता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विनिवेश द्वारा कितने करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो कितना, 47,000 करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है विनिवेश द्वारा, ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना निर्धारित किया गया था, 50,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य था, किंतु संशोधित अनुमानों में यह प्राप्तियां 33,000 करोड़ ही अनुमानित हैं, ठीक है। तो 2024-25 में था 50,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य, जबकि 2025-26 में कितना है, 47,000 करोड़ एकत्र करने का लक्ष्य है विनिवेश द्वारा, ठीक है। अब बजट का सार है, ये आपको अगर देखना हो टेबल तो आप देख लेना, बाकी इतना काम का होगा नहीं और आप याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सारी चीज़ें आगे आपको मिल भी जाएंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 प्रमुख मदों पर क्या व्यय किया गया है वो आप देख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ब्याज पर कितना पैसा दिया गया है, नंबर 1 पर है ये मद, ब्याज पर दिया गया है 12,76,338 करोड़ रुपए। परिवहन पर कितना है, 5,48,649, ये नंबर 2 पर आ जाता है, ठीक है। रक्षा 4,91,732, ठीक है, रक्षा याद रखिएगा, 4,91,732 नंबर 3 पर। प्रमुख सब्सिडियों की अगर हम बात करें तो इस पर दिया गया है 3,83,407 करोड़ रुपए, ठीक है, तो ये नंबर 4 पे आ जाती है। फिर पेंशन की अगर हम बात करें तो 2,76,618, ठीक, और ये नंबर 5 पर। तो हम पहले वो सेक्टर देख लेते हैं जो प्रमुख मदों पर, जिन प्रमुख मदों पर सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है उनको हम देख लेते हैं नंबर 1 से 5 तक। तो सबसे ज़्यादा किस पर किया गया, ब्याज पे, ठीक है, कितना, 12,76,338 करोड़ रुपए। फिर परिवहन पर 5,48,649 करोड़ रुपए। रक्षा नंबर 3 पर 4,91,732 करोड़ रुपए। प्रमुख सब्सिडी की अगर हम बात करें तो 3,83,407, और पेंशन में कितना खर्चा किया गया है, 2,76,618, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, नंबर 1 पर ब्याज, नंबर 2 पर परिवहन, नंबर 3 पर रक्षा, नंबर 4 पर सब्सिडी और नंबर 5 पर है पेंशन, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास पर कितना है, 2,66,817, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, उनको देख लेते हैं। तो ग्रामीण विकास पर कितना है, 2,66,817। शिक्षा पर कितना खर्चा किया गया है, 1,28,650 करोड़ रुपए। शिक्षा पर कितना है, 128,650, ठीक है, 1,28,650 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर कितना है, 98,311, ठीक है, स्वास्थ्य पर कितना है, 98,311 करोड़ रुपए। फिर
ऊर्जा पर अगर हम देखें तो 81,174 करोड़ रुपए ऊर्जा पर खर्चा किया गया है। सामाजिक कल्याण पर 60,052 करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं सामाजिक कल्याण पर। और पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितना, 5,915, ठीक है, 5,915 किसके लिए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए खर्चा किया गया है। फिर आगे है 2025-26 बजट में जो फिजिकल डेफिसिट है यानी राजकोषीय घाटा, ये जीडीपी का कितना है, 4.4% होगा। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ भी लेते हैं। जो सारे घाटे होते हैं, जो राजकोषीय हो गया, प्रभावी राजस्व घाटा हो गया, तो उनको मैचिंग में सामने देके पूछ सकते हैं, है ना। तो 2025-26 बजट में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना है, 4.4%। जीडीपी का कितना है राजकोषीय घाटा, 4.4%। फिर आगे है कि 2025-26 में प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो 2025-26 में प्राइमरी डेफिसिट कितना है, जीडीपी का 0.8%। कितना है, जीडीपी का 0.8% है प्राथमिक घाटा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, जीडीपी का 0.8% है, जबकि राजकोषीय घाटा कितना था, जीडीपी का 4.4%। अब प्राथमिक घाटा निकलता कैसे है, तो जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हम घटा देते हैं तब प्राथमिक घाटा निकलता है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे में से जब आप ब्याज भुगतान निकाल देते हो तब क्या मिलता है, प्राथमिक घाटा। फिर आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्ताव में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। अब इसमें है कि 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरीके से छूट दी गई है। कितनी, 36, ठीक है। 36 जीवन रक्षक जो औषधियां हैं और दवाएं हैं उनको बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरीके से छूट दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% के रियायती सीमा शुल्क दवाओं में शामिल हैं। तो कितनी जो दवाएं हैं, औषधियां हैं, उनको पूरी तरीके से छूट है, 36। और किनको 5% का रियायती सीमा शुल्क दिया गया है, तो वो हैं 6 जीवन रक्षक दवाएं। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी गई है। तो जो दिए हैं वो याद रखिएगा, कोबाल्ट पाउडर हो गया, लिथियम आयन बैटरी के अवशिष्ट हो गए, लेड हो गया, जिंक हो गया, इनमें क्या है, इनमें बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी गई है। फिर अगला है कर प्राप्तियों में रुझान क्या है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो सकल कर राजस्व है वो कितना है 2025-26 में बजट में 12%, ठीक है। जीडीपी का 12% है सकल कर राजस्व और उसमें प्रत्यक्ष कर का हिस्सा सर्वाधिक है, ठीक है। यानी जो टोटल कर राजस्व होगा उसमें प्रत्यक्ष कर का हिस्सा सर्वाधिक है, कितना, जीडीपी का 7.1% और अप्रत्यक्ष कर है 4.9%। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो कितना आएगा, 12%। यानी जो सकल कर राजस्व कितना है बजट 2025-26 के अनुमान में 12% का, जिसमें प्रत्यक्ष कर है 7.1% और अप्रत्यक्ष कर है 4.9%, ठीक है। ये सेशन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होने वाला है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये आपके लिए आरओ में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे ही। तो बुने हुए वस्त्रों पर 10% या 20% के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा ₹115 प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव किया गया है, जो भी अधिक हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे पहले बुने हुए वस्त्र थे उन पर या तो 10% का टैक्स लगता था या 20% का लगता था बुनियादी सीमा शुल्क। अब उसको क्या कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है। अब क्या है कि या तो 20% लगेगा टैक्स, ठीक है, बुनियादी सीमा शुल्क या तो 20% लगेगा या 115 रुपये प्रति किलोग्राम, इन दोनों में से जो अधिक होगा। यानी अगर 20% की दर वाली जो ज़्यादा आ रहा होगा उससे पैसा मान लीजिए 120 आ रहा होगा तो 120 लगेगा, अदरवाइज 20% 110 आ रहा होगा तो क्या लगेगा, 115 प्रति किलोग्राम। यानी 20% अथवा 115 प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो वो करने का प्रस्ताव किया गया है इसमें। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20%, ठीक है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है इनमें पहले लगता था बुनियादी सीमा शुल्क 10%, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 20%। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है। आगे देखते हैं, हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। जो हस्तशिल्प वस्तुएं थी उनकी निर्यात की अवधि पहले क्या थी, 6 महीने, ठीक है। अब कितनी कर दी गई है, 1 वर्ष कर दी गई है, और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आगे 3 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर आवश्यकता ऐसे देखें तो 1 साल के लिए, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो कितना हो जाएगा, 15 महीने तक का हो जाएगा मामला इसमें। फिर समुद्री उत्पाद जैसे फ्रोजन फिश, पेस्ट और ऐसे उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया गया है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। जो समुद्री उत्पाद हैं
जैसे फ्रोजन फिश पेस्ट हो गया और जो अन्य उत्पाद हैं उनके निर्यात पर पहले बुनियादी सीमा शुल्क कितना था, 30% था। अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 25% घटाया गया है, अब बचा है वो 5%। फिर प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय, ठीक है, 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा, यह आपने देखा होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण रुपए 12.75 लाख होगी, ठीक है। जो वेतनभोगी करदाता हैं उनके लिए यह सीमा कितनी होगी, 12.75 लाख तक उन्हें कोई कर नहीं देना होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो नई आयकर स्लैब है ये हम देख लेते हैं। जैसे 0 से 4 लाख तो शून्य है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, और जो 24 लाख से अधिक है वो कितना है, 30% का टैक्स देना होगा। तो ये कितनी टैक्स स्लैब है, 7 टैक्स स्लैब हैं, ये आपको याद रखना है। बजट 2025-26 में रेलवे के लिए क्या प्रावधान है, तो रेलवे को पैसा कितना दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन कितना है, 2.65 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। कितना है, 2.65 लाख करोड़ रुपए है किसके लिए, भारतीय रेलवे के लिए, ये आपको याद रखना है। फिर बजट प्रस्ताव के अनुसार देश को अगले 2 से 3 वर्षों से 200 नई वंदे भारत ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है। अगले 2 से 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें मिलेंगी, 100 अमृत भारत ट्रेनें मिलेंगी, 50 नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है, और 17,500 सामान्य नॉन एसी कोच मिलने की उम्मीद है। आपको ये याद रखना है, अगले 2 से 3 वर्षों में एक तो 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड रेल। इस वर्ष के बजट में रेलवे की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए 4,60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिर आगामी लक्ष्यों के साथ भारतीय रेलवे इस वित्त वर्ष के अंत तक 1.6 बिलियन टन कार्गो के आंकड़े को छूकर दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई वाला रेलवे बनने की ओर अग्रसर है। हाई स्पीड ट्रेनों के संबंध में भारत का लक्ष्य 2047 तक 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का समर्थन करने वाला 7,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है। और ये कब तक बनाना है, तो ये आपको याद रखना है, 2047 तक बनाना है 7,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क, ठीक है, 2047 तक, जिसपे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकें। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण के काम को पूरा कर लेगा। तो ये आपको याद रखना है, इनका टारगेट था भाई 2030 का, ठीक है, कि विद्युतीकरण करना है, और ये 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण का टारगेट पूरा कर लेंगे। फिर अन्य बजटीय प्रावधानों की अगर हम बात करें तो इस बजट का उद्देश्य है 6 क्षेत्र, कौन से, कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना। तो ये 6 क्षेत्रों में सुधार करना है, ठीक है। बाकी एक फैक्ट यहाँ पर है, ये याद रखना है कि भारत मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मछली उत्पादन और जलीय, ठीक है, एक्वा कल्चर जिसको बोलते हैं, एक्वा फार्मिंग, तो जलीय कृषि, ठीक है, मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा देश है। फिर आगे देख लेते हैं, बजट में जो विकास के 4 इंजन जो हमने ऊपर देखे थे, ठीक है, उसमें पहला इंजन है कृषि। इसमें एक योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और कब शुरू की गई है, बजट 2025-26 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, 2025-26 के बजट में लॉन्च हुई। तो इस योजना को राज्यों के सहयोग से शुरू किया जाएगा। तो सहयोग से शुरू किया जाएगा मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी प्रायोजित योजना है ये, जिसके तहत कम उत्पादन, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिले शामिल हैं, 100 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। इस योजना का लक्ष्य संबंधित जिलों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, फसल विविधीकरण के माध्यम से उत्पादकता एवं कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाना तथा दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है। याद रखिएगा, दीर्घकालिक ऋण भी है और अल्पकालिक ऋण की भी उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है, ठीक है। इस व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम को राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर कृषि में रोजगार की समस्या को दूर करना है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना इसका लक्ष्य है। एक और मिशन आया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता का अभियान, ठीक है, और ये अभियान कितने साल का है, 6 वर्षीय अभियान होगा। याद रखिएगा, यह एक 6 वर्षीय अभियान होगा
जिसमें 3 दालें शामिल हैं। तुअर, ठीक है, जिसको आप अरहर बोलते हो, तो तुअर, उड़द और मसूर। याद रखिएगा 3 दालें ही इसमें हैं, तुअर, उड़द और मसूर। इन दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस अभियान के तहत केंद्रीय एजेंसियां हैं नेफेड और एनसीसीएफ, ठीक है, नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन 3 दालों की अधिकतम स्तर पर खरीदारी करेगी, ठीक है, अधिकतम स्तर पर। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन्नत ऋण, तो संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 7.7 करोड़ किसानों, मत्स्य पालकों और डेयरी किसानों को केसीसी के माध्यम से, ठीक है, इसमें मत्स्य पालक भी शामिल हैं, डेयरी किसान भी शामिल हैं जो केसीसी के माध्यम से ऋण ले सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो केसीसी के माध्यम से दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण की, ठीक है, कौन सा केसीसी के माध्यम से दिया जाता है, अल्पकालिक ऋण, इसकी सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा बजट में की गई है। तो कुल मिला के जो केसीसी के माध्यम से पहले 3 लाख रुपए का अल्पकालिक ऋण मिलता था, अब वो कितना मिल सकता है, 5 लाख रुपए मिल सकता है, ठीक है। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है, भाई उनकी आपूर्ति अच्छी हो, प्रसंस्करण अच्छा हो, लाभकारी मूल्य मिले, ये सारी बात है। मखाना बोर्ड, ठीक है, तो मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए कहां पर मखाना बोर्ड लाइमलाइट में रहा था, कहां पर, बिहार में, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है। फिर है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, तो अनुसंधान को मजबूत करने हेतु जुलाई 2024 को जारी 100 से अधिक उच्च उपज वाली बीज किस्मों के लक्षित विकास, प्रसार तथा व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। कितनी, 100 से अधिक उच्च उपज वाली बीज, ठीक है, उन किस्मों का लक्षित विकास करना है, तो इस पर ये एक मिशन चलाया गया है। अगला है मत्स्य पालन, तो सरकार भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागरों से सतत मत्स्य पालन एवं दोहन के लिए एक रूपरेखा लाएगी, जिसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, मत्स्य पालन पर। एक और है कपास उत्पादकता मिशन, तो यह एक 5 वर्षीय मिशन होगा। याद रखिएगा, जो आपने दलहन वाला देखा था वो 6 वर्ष का मिशन है, और जो कपास उत्पादकता मिशन है ये 5 वर्षीय मिशन है। इसका लक्ष्य होगा कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना तथा लंबे रेशों वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना। कौन से, लंबे रेशों वाली। असम में यूरिया संयंत्र, तो असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये असम में जो यूरिया संयंत्र बनाया जा रहा है, इसकी क्षमता कितनी है, 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता है इसकी, और ये कहाँ किया जा रहा है, असम के नामरूप में ये स्थापित किया जा रहा है संयंत्र। अब हम दूसरा इंजन देखेंगे, पहला हमने कृषि देख लिया, दूसरा देखेंगे एमएसएमई। तो एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन किया गया है। तो जो पहले जो लिस्ट थी, इसके तहत सभी निवेश और टर्नओवर, तो निवेश में 2.5 गुना की वृद्धि और टर्नओवर में 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एमएसएमई की जो परिभाषा है वो संशोधित हो गई है, मतलब जो पहले निवेश था वो अब उसमें 2.5 गुना की वृद्धि हो गई है, जो टर्नओवर था उसमें 2 गुना की वृद्धि हो गई है। फिर सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। तो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, और इसके तहत पहले वर्ष में 10 लाख रुपए जारी किया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा। किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। नए उद्यमियों के लिए एक योजना है, तो अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ये पहली बार उद्यम करने वालों को 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। खिलौना क्षेत्र के लिए क्या उपाय किया गया है, यहाँ पर भी कोई स्कीम आपको देखने को नहीं मिलती है। फिर एक ये है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खाद्य प्रसंस्करण के समर्थन के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, बिहार में, ये याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, इसमें भी कुछ खास है नहीं। अब देखते हैं निवेश, ठीक है, निवेश में देखते हैं। तो लोगों में निवेश पोषण के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। फिर एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपने, कि सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। कितने, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे, और कितने वर्षों में, अगले 5 वर्षों के दौरान। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी भारत नेट परियोजना के तहत। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई है। युवाओं के कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा कितने, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और बाकी 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं। 6500 और नए विद्यार्थियों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 IITs में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिनकी संख्या अगले 5 वर्षों में बढ़कर 75,000 तक की जाएगी। आगामी 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, सभी जिला अस्पतालों में, ये याद रखिएगा ये टर्म, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित किया जाएगा और वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसे 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना कितने, 2025-26 के दौरान 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, बैंकों से ऋण में वृद्धि, 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्डों आदि से संबंधित क्षमता विकास के लिए पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन किया गया है। अर्थव्यवस्था में निवेश की क्या है वो देख लेते हैं। तो देश में अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों और राज्यों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के साथ 3 वर्षों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए वित्त पोषण भारत अवसंरचना विकास निधि के तहत किया जाएगा। राज्यों में अवसंरचना विकास को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को कितनी वर्ष की अवधि के लिए, 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। ये आपको याद रखना है कि राज्यों में अवसंरचना विकास को सहायता प्रदान करने के लिए कितना, 50 वर्ष की अवधि होगी और ऋण कितना, 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय। ये आपको याद रखना, ब्याज मुफ्त है ये ऋण। ठीक है, इस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ब्याज मुफ्त ऋण होगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव किया गया है और कितनी अवधि के लिए, 50 वर्ष की अवधि के लिए। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, तो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 2030 के तहत नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की घोषणा की गई है और जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है। तो पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन को हालिया बजट में कब तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है, तो 2028 तक इसे विस्तारित करने की घोषणा की गई है। फिर है अगला, शहरी चुनौती निधि। तो सरकार जुलाई 2024-25 के बजट में घोषित शहरों को विकास केंद्र, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। ठीक है, तो शहरी चुनौती कोष जो है वो कितना, 1 लाख करोड़ रुपए का है। और क्यों है, तो शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास करना है और जल एवं स्वच्छता के प्रस्तावों को लागू करना है। ठीक है, फिर यह कोष कार्यगर परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्त पोषित करेगा। अब ये जो कोष है ये क्या होगा, मान लो कोई परियोजना लागू हो रही है तो उस परियोजना की, मान लो 100 रुपए है उस परियोजना की लागत, तो उसका 25% यानी जो 25 रुपए है वो इस कोष के तहत वित्त पोषित होगा, इस शर्त के साथ कि लागत का कम से कम 50% बॉन्ड, बैंक ऋण और पीपी से वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, वो भी उसमें एक शर्त लगी होगी कि मान लो 100 रुपए की जो लागत है उसमें से कम 50%, यानी जो 50 रुपए हैं वो बॉन्ड या बैंक ऋण या पीपीपी, ठीक है, यानी सार्वजनिक और निजी भागीदारी से अगर वित्त पोषित हो रहा है तो उस परियोजना का 25% यानी 25 रुपया ये शहरी चुनौती कोष से वित्त पोषित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, तो 20,000 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। किसके लिए, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनके अनुसंधान यानी उनके R&D पर एक परमाणु ऊर्जा स्थापित किया जाएगा, परमाणु ऊर्जा मिशन, जो कितने परिव्यय के साथ, 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। और 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR यानी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसकी बात की गई है। फिर 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सामुद्रिक विकास निधि की स्थापना का बजट में प्रस्ताव किया गया है, जिसके वित्तीयन के लिए 49% राशि सरकार द्वारा तथा शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र द्वारा दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ये जो सामुद्रिक विकास निधि है 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इसमें 49%
सरकार की राशि रहेगी, ठीक है, और शेष यानी जो 51% राशि रहेगी वो पत्तन और निजी क्षेत्र देंगे। फिर आगे है उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम। तो इसके तहत अगले 10 वर्षों में, ठीक है, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा। फिर ये याद रखना है, बिहार के पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार का प्रस्ताव है। पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर आगे है, सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के सहयोग के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए स्वामी निधि 2.0 के लिए 15,000 करोड़ रुपए के कोष के निर्माण की घोषणा की गई है, ठीक है। स्वामी निधि कितना, 15,000 करोड़ रुपए के कोष के निर्माण की घोषणा की गई है, और किस लिए, 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए। आगे है कि देश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। कितने, 50 पर्यटन स्थलों को, ठीक है। फिर एक है पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटीज और आईआईएससीज में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी, ठीक है। कहां पर, आईआईटीज और आईआईएससीज में, ठीक है, प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी। 10 लाख फसल जनन द्रव्य के लिए देश की दूसरी जीन बैंक की स्थापना की जाएगी, और यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को आनुवांशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करेगी। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन यानी नेशनल जियो स्पेटिकल होगा ये, स्पेटिकल मिशन, ठीक है। तो बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। किस लिए, बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए। फिर है ज्ञान भारतम मिशन। तो इस मिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ देश की पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव है, और इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन में। निर्यात में अगर हम बात करें तो इसमें है निर्यात संवर्धन मिशन। तो इसको वाणिज्यिक मंत्रालय, ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा, ठीक है। तो किसके द्वारा, वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। फिर है भारत ट्रेड नेट। तो व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण के समाधान के लिए। ये आपको याद रखना है कि बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई की सीमा पहले 74% थी, अब उसको बढ़ाकर 100% की जाएगी। नैबफिड द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा। तो बुनियादी ढांचे के हेतु कारपोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा प्रदान करेगा ये NABFID, नैबफिड, ठीक है। फिर आगे देखें, अगर हम राजस्व घाटा, हमने वो देख लिया थे, राजकोषीय घाटा देख लिया था 4.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है, और प्राथमिक घाटा देखा था 0.8% ऑफ जीडीपी। अब हम देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो राजस्व घाटा का क्या अनुमान है, तो ये होगा 1.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है, यानी जीडीपी का 1.5% होगा राजस्व घाटा। तो ये आपको याद रखना है। फिर केंद्रीय बजट 2025-26 के हम प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है, ये हमने अभी देखा है। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा में पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना है, 3.1%, ठीक है। 3.1% ऑफ जीडीपी का है, जीडीपी है पूंजीगत व्यय का, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार की आय के स्रोत में सबसे अधिक हिस्सेदारी है उधार एवं अन्य देयताएं, जिनकी कितनी हिस्सेदारी है, 24%। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास की यात्रा हेतु 4 इंजन की बात की गई है। कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, निवेश हो गया और निर्यात हो गया, ये हमने देख भी लिया सेक्टर वाइज। बजट में कुल प्राप्तियां, अगर ऋण को छोड़कर हम बात करें तो कुल प्राप्तियां हैं 34.96 लाख करोड़ और व्यय है 50.65 लाख करोड़, ये आपको याद रखना है। राजकोषीय घाटा जिसकी बात की हमने 4.4% ऑफ जीडीपी का होगा, ठीक है।
12 लाख वेतन भोगों के लिए 12.75 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा दोगुनी होकर ₹1 लाख घोषित की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। तो कितने जिलों में शुरू की जाएगी? 100 जिलों में, जिसमें से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। 6 वर्षीय दलहन मिशन के अंतर्गत कौन सी दाल, तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष फोकस किया जाएगा। ठीक है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा, ये हमने देखा था। राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए। ठीक है, 50 वर्षों के लिए, ये भी हमने देखा था। फिर शहरी विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड हेतु 1 लाख करोड़ का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का प्रस्ताव है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर कोई शुल्क नहीं होगा। इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल बैटरी घटकों पर शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने देखी। ठीक है, अब आर्थिक समीक्षा 2024-25 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। तो एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले 31 जनवरी 2025 को आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की गई। वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्री वी अनंत नागेश्वर के नेतृत्व में ये तैयार किया गया है। फिर आगे इसमें देखते हैं। समीक्षा यानी आर्थिक समीक्षा अनुसार 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रही है। तो ये आपको याद रखना है, जो दशकीय औसत के काफ़ी निकट है। तो आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2024-25 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रही है? 6.4% रही है। आपूर्ति पक्ष में समीक्षा में कहा गया है कि 2024-25 में वास्तविक मूल्यवर्धन, ठीक है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए के 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में यह वृद्धि इस अवधि में 6.2% अनुमानित है। कृषि सेक्टर में कितनी है? 3.8% की, और इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी है? 6.2% की। वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में बढ़ती गतिविधियों के कारण सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि की संभावना है। तो ये आप ये देख लीजिए, 7.2% सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% और कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि 2024-25 में अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। ठीक है, तो किसकी बात की जा रही है? फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.3% से लेके 6.8% के बीच में रहेगी जीडीपी, ऐसा कहा गया है आर्थिक समीक्षा में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में, ठीक है, पहली छमाही में देश में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर में बढ़ोतरी बनी रही है। तो याद रखिएगा, 2024-25 की पहली छमाही में देश में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर में बढ़ोतरी बनी रही है, और दूसरी तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर रही, जो विगत 4 तिमाहियों में सुधार का संकेत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। आगे देख लेते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा उतना आप छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है, जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कौन जारी करता है? आरबीआई इसको जारी करता है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, और मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर इनका स्कोर, यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक में 53.9 से बढ़कर स्कोर मार्च 2024 के अंत में कितना हो गया है? 64.2 हो गया है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है, एक और है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके माध्यम से कहा गया है कि देश में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता यानी असेट क्वालिटी में सुधार का आकलन इससे किया जा सकता है। ये जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये क्या करती है? जो बैंकों की असेट क्वालिटी है उसको जांचती है, उसका आकलन करती है कि उनकी मतलब वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसमें कहा गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जीएनपीए, एनपीए के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात जो 2017-18 में कितना था? 11.2% था। ठीक है, 11.2% था। अब सितंबर 2024 के अंत में 2.6% पर आ गया है। आपको इतना याद रखना है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जीएनपीए अनुपात है, वो 2024 में कितना है? 2.6%। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे कुछ पीटी के हिसाब का नहीं है, ठीक है, जहाँ पर है वो देख लेते हैं। एक तो समीक्षा में कहा गया है कि आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल निर्यात यानी माल और सेवाएं
2024-25 के पहले 9 महीने में 602.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी ये जो समीक्षा निकाली गई है इसमें कहा गया कि भारत के कुल निर्यात 2024-25 के जो पहले 9 महीने हैं उसमें जो निर्यात पहुंचा वो 602.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और जिसमें साल दर साल लगभग 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये स्टेटमेंट काम का है। दूसरा है, अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान माल एवं सेवाओं का कुल आयात 682.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.9% की वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर देख रहे हो निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। ठीक है, ये कैसे याद रखना आपने। बाकी समीक्षा के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2024 में गैर पेट्रोलियम निर्यात में 7.1% की वृद्धि हुई है, और इसी समय में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात में 9.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे क्या है, आगे बहुत सारी डिटेल है, वो सब देखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर आप देखो कि कुल मिलाकर व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 1.6% वार्षिक की वृद्धि दर्ज की गई है, और इस कमी का मुख्य कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात मूल्य में कमी आना रही है। तो यहाँ पर ये दिया गया कमी आई है, और उसका रीज़न भी आगे बता दिया है कि क्यों आई है। फिर सेवाओं के व्यापार की अगर हम बात करें तो प्रतिकूल भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद 2024-25 के पहले 9 महीने में देश में सेवाओं के निर्यात में 11.6% की वृद्धि रही है। ये याद रखिएगा। ठीक है, 2024-25 के पहले 9 महीने में देश में सेवाओं के निर्यात में 11.6% की वृद्धि रही है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 1.9% थी। ठीक है, 2005 में कितनी थी सेवा निर्यात में? 1.9%, जो कि 2023 में हो गई है 4.3%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है, दूरसंचार कंप्यूटर व सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक बाजार में 10.2% है, तथा भारत विश्व में इनका दूसरा निर्यातक है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? दूरसंचार कंप्यूटर व सूचना सेवाओं के निर्यात की। ठीक है, इसमें भारत की जो वैश्विक हिस्सेदारी है वैश्विक बाजार में वो 10.2% की है, और भारत विश्व में इनका दूसरा निर्यातक है। ये बात यहाँ पर कही गई है। फिर है विदेशी मुद्रा कोष। तो विदेशी मुद्रा कोष पूछा भी गया है कि इसमें क्या क्या आता है ना, क्या क्या शामिल होता है। तो ये देख लीजिए आप कि विदेशी मुद्रा कोष में एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, सोना, ठीक है, और यानी गोल्ड, विशेष आहरण अधिकार यानी ठीक है SDR, और IMF में जो रिजर्व ट्रेंच होता है वो इसमें शामिल किया जाता है विदेशी मुद्रा कोष में। तो 4 चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो फॉरेन करेंसी असेट, दूसरा गोल्ड, तीसरा SDR, और चौथा IMF में जो रिजर्व ट्रेंच होता है वो। फिर कहा गया है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रारक्षित विदेशी मुद्रा कोष 700 अरब डॉलर के बेंचमार्क को पार करने के बाद दिसंबर 2024 के अंत में घटकर 640.3 अरब डॉलर तक आ गया था। ठीक है, यह भंडार सितंबर 2024 तक भारत के 711.8 अरब डॉलर के विदेशी ऋण के लगभग 90% को कवर करने के लिए पर्याप्त था। यानी जो सितंबर 2024 तक आ गया था, ठीक है, ये विदेशी मुद्रा कोष कितना हो गया था? 711.8 अरब डॉलर हो गया था। फिर कहा गया है इसमें कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2024 तक भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि रखने वाले देशों में अपना स्थान बना लिया, जो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। आगे है, आर्थिक समीक्षा पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी ऋण क्या रहा है? स्थिर रहा है। ये याद रखिएगा। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी ऋण स्थिर रहा है, और विदेशी ऋण की स्थिर स्थिति ने वैदेशिक क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने में मदद की है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण का अनुपात, ठीक है, यानी विदेशी ऋण का अगर हम देखेंगे, यानी जो फॉरेन डेट है उसका हम रेशियो, फॉरेन रेशियो, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, फॉरेन डेट FD, ठीक है, और ये देखेंगे GDP से। तो रेशियो देखेंगे, अगर हम अनुपात देखेंगे विदेशी ऋण का GDP से, तो जून 2024 के अंत में 18.8% से थोड़ा बढ़कर सितंबर 2024 के अंत में 19.4% हो गया है। तो ये याद रखना है कि ये जो GDP के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण जो है हमारा वो 20% से कम है। फिर कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण, ठीक है, 1 वर्ष, अल्पकालिक ऋण कौन से होते हैं? जो 1 वर्ष तक की परिपक्वता के साथ लेते हैं। ठीक है, जो 1 वर्ष से ज़्यादा के होते हैं वो दीर्घकालिक ऋण हो जाते हैं। तो कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी जून 2024 के अंत में 19.4% से सितंबर 2024 के अंत में 18.8% हो गई है। यानी अल्पकालिक ऋणों में आप 6 महीनों में कमी देख रहे हो। ठीक है, 6 महीने नहीं, इवन 4 महीने।
तो समीक्षा के अनुसार सितंबर 2024 के अंत में देश का विदेशी ऋण मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में अंकित रहा। तो जो हम विदेशी ऋण ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किस मुद्रा में ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर में अंकित रहा 53.4%। इसके बाद भारतीय रुपए में 31.2%, फिर SDR 5% और उसके बाद यूरो 3% का स्थान रहा है बाह्य ऋण में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला क्या है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 62% योगदान सेवा मूल्य संवर्धन का है। समीक्षा के अनुसार पिछले दशक में चीन, थाईलैंड व भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों के लिए सेवाएं विकास का माध्यम रही हैं। ठीक है, यानी चीन, थाईलैंड व भारत, इन जैसे मध्यम आय वाले जो देश हैं, यहाँ पर टर्सरी सेक्टर यानी जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रोथ का एक मतलब माध्यम रहा है ना। फिर भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में सबसे स्थिर योगदानकर्ता रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। समीक्षा के अनुसार वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका 13% की बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेवा निर्यात में सबसे आगे था। उसके बाद 7.4% के साथ यूनाइटेड किंगडम और 5.5% के साथ जर्मनी और आयरलैंड, चीन और फ्रांस का स्थान है, जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी लगभग 5% है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 में जो अमेरिका था वो 13% की बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेवा निर्यात में सबसे आगे अभी अमेरिका है। उसके बाद 7.4 के साथ यूनाइटेड किंगडम है और फिर 5.5% के साथ जर्मनी। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, जिसकी वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखें तो भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% है। ठीक है, ये जो भारत से सेवा निर्यात होता है उसमें कंप्यूटर सेवाएं और जो व्यावसायिक सेवाएं हैं उनका निर्यात लगभग 70% है। फिर आगे अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान मूल्यों पर 2023-2024 के लिए GDP में लगभग 16% का योगदान इस क्षेत्र का रहा है और लगभग 46.1% आबादी को रोजगार यह प्रदान करता है। तो यह क्षेत्र 46.1% आबादी को रोजगार प्रदान करता है, जबकि GDP में योगदान कितना है, 16% का। ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई और यह प्रदर्शन पिछली 4 तिमाहियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का विश्व के कुल अनाज उत्पादन में 11.6% का योगदान है। तो ये याद रखिएगा, भारत का विश्व के कुल अनाज उत्पादन में कितना योगदान है, 11.6% का योगदान है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। LIC दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। तो मार्च 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 एक ये रिपोर्ट है। ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। इसके अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। इस सूची में पोलैंड की PZU कंपनी, ठीक है, PZU कंपनी जो है वो पहले स्थान पर रही है, जबकि चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस ये दूसरे स्थान पर रही है। SBI लाइफ भी शीर्ष 100 बीमा कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र अन्य भारतीय बीमा कंपनी है। एक तो LIC शामिल है, उसके अलावा टॉप 100 जो बीमा कंपनी है उसमें एक SBI लाइफ भी है। ठीक है, कौन से नंबर पर है, 76 स्थान पर ये है। SBI लाइफ 76 नंबर पर है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक टेबल बनी होगी, उसको देख लेते हैं। शीर्ष 5 बीमा ब्रांड। तो नंबर पर PZU पोलैंड की, ठीक है, नंबर 1 पर है। चाइना लाइफ इंश्योरेंस नंबर 2 पर है। LIC नंबर 3 पर है। NRMA, ठीक है, NRMA ये नंबर 4 पर है और उसके बाद यूनिपोल साई है, ये 5 नंबर पर है। और अभी आपने देखा टॉप 100 में एक और है SBI लाइफ। ठीक है, SBI लाइफ की क्या है, वो है 76 नंबर पर। फिर आगे देखते हैं, वर्ष 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। ये बहुत मतलब लेंदी पार्ट है और बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो उतना आपके लिए काम का है नहीं, इतना कंपेयर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत देख लो। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए मुख्य कृषि फसलों केवल खरीफ एवं रबी के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 10 मार्च 2025 को जारी किए गए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, खरीफ खाद्यान्न 1663 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न, ठीक है, 1
1645.27 लाख मीट्रिक टन। तो दूसरे अनुमान में जो खरीफ खाद्यान्न है उसकी ज़्यादा उत्पादन हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। खरीफ चावल, अब ये चावल है, ये चावल लिख दिया है, तो खरीफ चावल जो है वो 1206.79 लाख मीट्रिक टन इसकी पैदावार हुई है। और रबी चावल की कितनी हुई है? 157.58 लाख मीट्रिक टन। अब ये रबी चावल और खरीफ चावल, ऐसे ही रबी गेहूँ, खरीफ गेहूँ, ऐसे पूरा डेटा दिया हुआ यार, ऐसे तो कभी पूछा नहीं गया है। अगर आपको लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर खरीफ चावल का उत्पादन 1206.79 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 में, ठीक है, जो 2023-24 से 74.20 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। और यही रबी चावल का उत्पादन जो हमने आगे देखा कितना, 157.58 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, ठीक है। फिर गेहूं का उत्पादन 1154.30 लाख, ठीक है, मीट्रिक टन अनुमानित है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा डेटा है, इतना कोई काम का है नहीं, ठीक। आगे देख लेते हैं IRCTC, IRFC, ठीक है। IRCTC जिससे आप टिकट बुक करते हो, और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार ने 4 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम यानी IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, ठीक है, PSU का दर्जा प्रदान किया है। ये दोनों कंपनियां देश की 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं क्रम के हिसाब से, तो 25वीं कौन सी है? IRCTC है, ठीक है, 25वीं है IRCTC और 26 है IRFC। ये याद भी रखना। इसके पहले जो 24-23 वाली हुई हैं उनका भी एक बार नाम आपने देख लेना है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देता है। तो एक तो आपको याद रखना है, नवरत्न कंपनियों का दर्जा कौन देता है? वित्त मंत्रालय देता है, अगर मंत्रालय पूछा जाए। और स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये इसको मतलब कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देता है। इसमें आगे है कि किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है ना। तो किसी कंपनी को नेटवर्थ के अनुपात में जो नेट प्रॉफिट होता है उनका, कुल उत्पादन लागत में श्रम लागत का जो अनुपात होता है, पूंजी पर रिटर्न का अनुपात, टर्नओवर के अनुपात में लाभ, प्रति शेयर आय, कंपनी का विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी CPSE का इन 6 संकेतकों में कुल स्कोर 60 या इससे अधिक होता है और पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष में उसे उत्कृष्ट MOU रेटिंग मिली हुई, तो उसे नवरत्न का दर्जा देने का विचार किया जाता है, ठीक है। ये जो 6 संकेतक हैं जो आपने ऊपर देखे हैं, इनमें से अगर इनका स्कोर 60 हो या उससे अधिक होता है और पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष में उसे उत्कृष्ट MOU रेटिंग मिली हो, तो उसे नवरत्न का दर्जा देने पर विचार किया जाता है। ये इसकी क्राइटेरिया होती है। फिर है एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया गया है। तो 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। और इसी में से एक पहल है एक राष्ट्र एक बंदरगाह, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का शुभारंभ भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर करना, जिसके कारण अक्षमताएं, लागत में वृद्धि और परिचालन में देरी होती है। फिर आगे है वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है। वन नेशन वन पोर्ट पहल के साथ ही इस अवसर पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सागर आकलन का भी शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा, ये किसने जारी किया है? ये जारी किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये इंडेक्स आया है, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सागर आकलन। ये है क्या? तो LPPI दक्षता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के बंदरगाहों को वैश्विक मानकों की ओर ले जाएगा, जिससे देश की समुद्री साख बढ़ेगी। भारत ने पहले ही वैश्विक लॉजिस्टिक में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 44वें स्थान से 22वें स्थान पर पहुंच गया है। तो याद रखिएगा, ये जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इस रैंकिंग में भारत किस नंबर पर है? 22वें स्थान पर है, ठीक है। फिर आगे है वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का भी शुभारंभ किया गया है। किस लिए किया गया है? वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का भी शुभारंभ किया गया है। फिर आगे है केंद्रीय मंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
केंद्रीय मंत्री ने देश के समुद्री विरासत और समुद्री विकास को मनाने के उद्देश्य से मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, कब से कब तक, 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, आयोजित होने वाले भारत समुद्री सप्ताह की भी घोषणा की है। तो याद रखिएगा, भारत समुद्री सप्ताह ये कहाँ होगा, मुंबई में होगा। कब होगा, 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। और यह एक द्विवार्षिक वैश्विक समुद्री सम्मेलन होगा जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है देश के 10 सर्वाधिक कर्जदार राज्यों की अगर यहाँ पर बात की जाए, ये एक टॉपिक है। इसमें कहा गया है कि फरवरी 2025 में आरबीआई ने एक जारी किया है डेटा, उसमें कहा गया है कि 2019 में राज्यों का कुल बकाया 47.9 लाख करोड़ रुपए था और 2024 तक बढ़कर कितना हो गया है, 83.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और यह वृद्धि कितनी है, 74% की वृद्धि हो गई है, जिसमें सबसे अधिक योगदान बड़े राज्यों जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का है। फिर 2024 में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों की सूची में, ठीक है, याद रखिएगा, 2024 में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, ठीक है, तमिलनाडु सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तो उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है और महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। और ये किस रैंकिंग में है, सबसे अधिक कर्ज वाले राज्य है ये, ठीक है। तमिलनाडु नंबर 1, नंबर 2 उत्तर प्रदेश और नंबर 3 है महाराष्ट्र। फिर आगे अगर हम देखें, यहाँ पर तालिका दी हुई है कि शीर्ष 10 राज्यों पर कर्ज की स्थिति क्या है। तो तमिलनाडु की कितनी है, ठीक है, नंबर 1 पर तमिलनाडु है, इसकी है 8.3 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की है 7.7 लाख करोड़ रुपए, ये नंबर 2 पर है। महाराष्ट्र नंबर 3 पर, इसकी है 7.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल, इस पर 6.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। फिर नंबर 5 पर है कर्नाटक और इस पर है 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, ठीक है। तो आप टॉप 5 ही देखो। फिर आगे देखें तो पिछले 5 वर्षों में कर्ज की वृद्धि दर राज्यों में अलग अलग रही है। मध्य प्रदेश में कर्ज में सबसे अधिक 114% की वृद्धि देखी गई है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में कर्ज 109% और 108% बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है मध्य प्रदेश में 114%, उसके बाद बढ़ा है कर्नाटक में 109% और तमिलनाडु में 108%। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में सबसे कम 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यों के कर्ज को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के अनुपात में मापा जाता है और सबसे कम कर्ज जीएसडीपी के अनुपात वाला राज्य कौन है, महाराष्ट्र, जिसका अनुपात है 18%। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का कर्ज जीएसडीपी अनुपात सबसे अधिक है 39%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जीएसडीपी के अनुपात में जो सबसे कम कर्ज है वो किसका है, महाराष्ट्र का, और जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है, पश्चिम बंगाल का। अब यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है, राज्य महाराष्ट्र, तो कर्ज जीएसडीपी अनुपात कितना है, महाराष्ट्र का है 18%, कर्नाटक का है 24%, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है, 30%, ठीक है, उत्तर प्रदेश का 30% और पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा है 39%। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली सबसे कम किसका है, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए और पश्चिम बंगाल का देख लीजिए। महाराष्ट्र 40.44 लाख करोड़ रुपए के जीएसडीपी के साथ भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बना हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु 27.22 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश 25.48 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र 40.44 लाख करोड़ रुपए के साथ कौन है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर, फिर 27.22 लाख करोड़ के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और 25.48 लाख करोड़ रुपए के साथ उत्तर प्रदेश है तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर एक रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक की, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई है, ठीक है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसकी है, नाइट फ्रैंक की है। तो 5 मार्च 2025 को लंदन स्थित एक वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म है ये नाइट फ्रैंक, कहाँ है, लंदन स्थित है। इसने अपनी 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाला देश बन गया है। 2024 में भारत में 85,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है, ठीक है। ये सब कहा गया है, बाकी ये आप देख लो। शीर्ष 5 देश जहां पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या है 2024 के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 38.7%, ठीक है। चीन में कितना है, 20.1% और भारत में कितना है, 3.7%। सबसे नंबर 1 पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर है जापान, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति हैं और चीन उसके मामले में दूसरे स्थान पर है, ठीक है।
फिर 30 वर्ष से कम उम्र की महिला अरबपतियों की हिस्सेदारी 47% हो गई है। ये डेटा आप लिख सकते हो कहीं आंसर राइटिंग में। भारत में संपन्न लोगों की स्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की वृद्धि। ठीक है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की वृद्धि। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 तक भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, की संख्या 9.4% बढ़कर कितनी हो जाएगी, 93,753 तक पहुंच सकती है। 2024 में भारत में 191 अरबपति थे, जिससे यह दुनिया में तीसरे स्थान पर है अरबपतियों के मामले में। इससे पहले कौन है, अमेरिका और चाइना। भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा बहुत सारी बकवास है, वो आप छोड़ दो। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी। ठीक है, संशोधित। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ आप देख सकते हो कि भारत में लग्जरी रियल एस्टेट की स्थिति के मामले में, ठीक है, लग्जरी रियल एस्टेट की स्थिति के मामले में दिल्ली 2023 में 37वें स्थान से 2024 में 18वें स्थान पर पहुँच गया है, और बेंगलुरु 59वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुँच गया है। वहीं मुंबई 21वें स्थान से गिरकर 28वें स्थान पर आ गया है। ये थोड़ा लोकल वाला था इसलिए देख लिया है। ठीक है, लग्जरी रियल एस्टेट की स्थिति की बात की गई है। ठीक, फिर है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी। तो मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संशोधित वर्जन को मंजूरी दी है। अब ये है क्या, तो यह संशोधित योजना विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में लागू की जाएगी। और कब से कब तक, तो जो 15वें वित्त आयोग की सीमा है, ठीक है, जो समय सीमा है 2021-22 से 2025-26 तक 3400 करोड़ रुपए का इसका बजट अलॉट किया गया है। ठीक है, तो ये चलेगी भी 2021-22 से 2025-26 तक। इस मिशन का उद्देश्य होगा दूध उत्पादन बढ़ाना, आनुवांशिक सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना, साथ ही भारत की स्वदेशी गोवंश नस्लों का संरक्षण वैज्ञानिक तरीकों से करना। मिशन में और कौन सी नई पहल जुड़ गई हैं, तो एक तो यह है कि बछिया पालन केंद्रों, ठीक है, हेल्पर रियरिंग सेंटर्स, तो बछिया पालन केंद्रों के लिए एक बार की सहायता दी जाएगी। 15,000 बछियों के लिए 30 आवासीय केंद्रों की स्थापना इसके अंतर्गत की जाएगी। उच्च आनुवांशिक योग्यता बछियों के लिए 3% ब्याज अनुदान होगा। फिर पशुधन प्रजनन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। पिछले 10 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 64.55% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2013-14 में 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है, 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। तो ये याद रखना, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भारत में 2023-24 का डाटा क्या कह रहा है, ये कहा गया कि 2023-24 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, 471 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, ये आपको डेटा याद रखना है। फिर है चीन में मिली स्वर्ण खदान में स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार। तो चीन के हुनान प्रांत की पिंगजियांग काउंटी में, ठीक है, तो पिंगजियांग काउंटी में एक ऐसी सोने के खदान का पता चला है जहां से 1000 टन से अधिक सोना निकालने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की साउथ द्वीप खदान, जहां लगभग 900 टन सोने का भंडार है, से भी ज़्यादा स्वर्ण भंडार पिंगजियांग काउंटी में मिली खदान में होने का अनुमान लगाया गया है। तो पिंगजियांग काउंटी आप याद रखना कहाँ है, चाइना में है, जबकि साउथ द्वीप खदान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। फेमस क्यों है, कहाँ, क्योंकि यहाँ पर 900 टन सोने के भंडार हैं। ठीक है, और अभी पिंगजियांग काउंटी यहाँ पर चाइना में है, और यहाँ बोला गया कि यहाँ पर साउथ द्वीप खदान है उससे भी ज़्यादा जो सोना है वो अनुमान लगाया गया, उसका 1000 टन से भी अधिक स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। चीन पहले ही विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। तो याद रखिएगा, विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है, चाइना है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सोने के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 10% थी। ठीक है, फिर एक और डेटा है, 2024-25 में देश में बागवानी उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। तो मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत पहले अग्रिम अनुमानों में 2024-25 में देश में बागवानी फसलों के अधीन कुल क्षेत्र 28.84 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है। ठीक है, फिर कहा गया है कि पहले अग्रिम अनुमानों में फसल वर्ष 2024-25 में देश में कुल बागवानी उत्पादन कितना अनुमानित है, 362.09 मिलियन टन अनुमानित है। तो ये याद रखना है कि फसल वर्ष 2024-25 में जो अग्रिम अनुमान आए हैं उसमें देश में कुल बागवानी उत्पादन अनुमानित कितना है, 362.09 मिलियन टन। तो भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र एवं उत्पादन की अगर हम बात करें तो 2023-24, ठीक है, कुल उत्पादन 354.76 मिलियन टन, और 2024-25 ये पहला अग्रिम अनुमान है कितना, 362.09 मिलियन टन।
फिर कृषि मंत्रालय के इस अनुमान के अनुसार 2024-25 में देश में फलों का, ठीक है, फलों का कुल उत्पादन 113.22 मिलियन टन अनुमानित है। कितना है? 113.22 मिलियन टन अनुमानित है। और सब्जियों का कितना अनुमानित है? 214.56 मिलियन टन पहले अग्रिम अनुमान में अनुमानित है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फलों का अनुमान कितना है? 113.22 मिलियन टन, और जो सब्जियों का है वो है 214.56 मिलियन टन, ठीक है। बाकी आलू प्याज टमाटर यहाँ सब दिया है, वो आपको अगर देखना हो तो PDF से देख लेना। फिर अगला है दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2024। तो फरवरी 2025 में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची केवल संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रभाव, नवाचार और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक अरबपति आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी? 13.3% थी, ठीक है। अब क्या है, दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नंबर 1 पर कौन है? एलिस वॉल्टन, ठीक, कौन है? एलिस वॉल्टन। और ये वॉलमार्ट से संपत्ति का स्रोत क्या है इनका? वॉलमार्ट। और कितनी संपत्ति है? 112.5 अरब डॉलर, ठीक है, US डॉलर। फिर फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स और परिवार, किससे संपत्ति यहाँ से आती है इनकी? लोरियल से आती है। नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर है जूलिया कोच और परिवार, और ये कोच इंडस्ट्रीज से इनका आता है। नंबर 4 पर है जैकलीन मार्स, ठीक है, मार्स इंक से इनका स्रोत आता है। और नंबर 5 पर है राफाएला अपोंटे डायमंड, ठीक है, राफाएला अपोंटे डायमंड, ठीक है। और ये मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी MSC की यहाँ से इनका स्रोत आता है। तो आप 5 ही देख लो, ठीक है। बाकी आप ये देखोगे कि टॉप दुनिया की जो 10 सबसे अमीर महिलाएं हैं, उसमें अगर हम भारत की बात करें तो नंबर 7 पर कौन है? सावित्री जिंदल और परिवार, ठीक है। और JSW ग्रुप, ठीक है, जो कि स्टील वाला ग्रुप है, वहां से इनका मनी सोर्स आता है, सावित्री जिंदल और परिवार। तो दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं में ये 7वें नंबर पर है, ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो असम के बोगाईगांव जिले में, ठीक है, कहां पर? असम के बोगाईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है ये जोगी घोपा शहर। यहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। किसने किया है? बंदरगाह जहाज रानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 फरवरी 2025 को। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है जोगी घोपा शहर में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है कहाँ पर? असम में है। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विकसित यह टर्मिनल भूटान के गेलफू से 91 किलोमीटर, बांग्लादेश सीमा से 108 किलोमीटर तथा गुवाहाटी से 147 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे रणनीतिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे है 2024 और 25 की राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय आदि के संबंध में दूसरे अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा 28 फरवरी 2025 को जारी किए गए। तो ये तो आपको आइडिया होगा कि जो राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान है वो कौन जारी करता है? NSO जारी करता है। 2024-25 की पहली दोनों तिमाहियों में 28 फरवरी के ताज़ा आकलन में GDP में वृद्धियां क्रमशः 6.6% और 5.6% अनुमानित हैं, ठीक है। 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2024 में GDP में 6.2% की वृद्धि नवीनतम आंकड़ों में दिखाई गई है। अब ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि स्थिर मूल्यों पर 2024-25 की पहली 3 तिमाहियों में, ठीक है, GVA में वृद्धि क्रमशः 6.5, 5.8 व 6.2% रहने का अनुमान दूसरे अग्रिम अनुमानों में किया गया है। फिर आगे है 28 फरवरी 2025 के दूसरे अग्रिम आकलन में 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जहां 6.5% अनुमानित है, वहीं चालू मूल्यों पर यह वृद्धि 9.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये याद रखना है आपने, ठीक है। जो दूसरा अग्रिम आकलन आया है इसमें 2024-25 में जो स्थिर मूल्यों पर GDP की बात की गई है तो कितनी अनुमानित है? 6.5%, ठीक है। और वहीं चालू मूल्यों पर जो है वो कितनी है वृद्धि? 9.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। फिर आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखो, यहाँ है कि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 1,14,705 रहने का NSO का अग्रिम अनुमान है, ठीक है।
स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है 2024-25 में कितनी, 1,14,705। ठीक है। इसके अलावा हम टेबल देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना कोई मतलब है नहीं इनका। अगर आपको पढ़ना हो तो आप यार पीडीएफ रहेगी आपके पास, आप उस हिसाब से देख लेना। यहाँ पर देखो प्रचलित मूल्यों पर जीवीए में तीनों उत्पादक क्षेत्रों का योगदान क्या है। अब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, 2023-24 देखेंगे ना अपन, तो प्राथमिक क्षेत्र का है 19.7 जीवीए में। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, 19.7। सेकेंडरी सेक्टर का कितना है, 25.9 यानी लगभग 26% का। और तृतीय क्षेत्र का कितना है, 54.4 यानी 54.4। ठीक है। तो ये योगदान है सेक्टर वाइज। फिर आगे अगर हम देखें, तीनों उत्पादक क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि स्थिर मूल्यों पर। ठीक है। अब ये दिया है स्थिर मूल्यों पर, तो स्थिर मूल्यों पर अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 2.7%। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है 11.4%। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है 9%। और कुल जीवीए की अगर हम बात करें तो कितना है, 8.6%। ठीक है। तो ये टेबल है काम की। बाकी आपने प्रति व्यक्ति आय देख लिया, और एक ये आकलन की बात की गई है, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी क्या रहेगी और चालू मूल्यों पर जीडीपी का क्या अनुमान रहेगा, इसकी बात है बाकी। ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय आपने देख ही ली है कि क्या अनुमान किया गया है, और तीनों ये जो योगदान है तीनों सेक्टर का, उनका जीवीए में क्या योगदान है उसको भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कर दिया गया है। तो देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख परियोजना, ठीक है, कौन सी है ये, पहली प्रमुख परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को, ठीक है, खजुराहो में एक कार्यक्रम के दौरान किया। क्रिसमस वाले दिन केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया। याद रखिएगा किसने किया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। और कहां पर किया है, खजुराहो में एक कार्यक्रम था वहां पर। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी से पानी कहां भेजा जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है। जो केन का पानी है वो बेतवा नदी में भेजा जाएगा, और यह मध्य प्रदेश में दाऊधन में बांध के निर्माण, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज व बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में 103 मेगावाट पनबिजली व 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। तो ये आपको याद रखना है। परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन से, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी व दतिया को लाभ होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित होंगे, वो आपके लिए काम की चीज है, महोबा, झांसी और बांदा। यानी उत्तर प्रदेश के 3 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होंगे। ठीक है। फिर अगला है, अप्रैल दिसंबर 2024 में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। तो 2024 से 2024-25 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल दिसंबर के बीच, ठीक है, भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 2025 को जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में भारत का जो वस्तुगत निर्यात है वो 321.71 अरब डॉलर व आयात 532.48 अरब डॉलर का रहा है। यानी आयात आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ज़्यादा रहा है। ठीक है, इन अवधि में यानी 9 महीने की अवधि में। अब हम सीधे टेबल देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, विदेशी व्यापार के आंकड़े एक दृष्टि में। तो एक्सपोर्ट की बात करें यानी निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो 2024-25 में कितना है, 321.71 अरब डॉलर, 1.60 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ग्रोथ हुई है। फिर आयात अगर इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 532.48, ठीक है, 532.48 अरब डॉलर, और इसमें 5.15 की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये हो गया वस्तुगत व्यापार। ठीक है, वस्तुओं के व्यापार में। अब हम देखेंगे ट्रेड इन सर्विस यानी सेवाओं के व्यापार में निर्यात की क्या स्थिति रही है। तो निर्यात 2024-25 में कितना है, 280.94, ठीक है, कितना है, 280.94, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 11.61 की वृद्धि हुई है। आयात की अगर हम बात करें तो 131.64 अरब डॉलर था 2023-24 में। ठीक है, ये 44 लिखा है यहाँ पर, याद रखिए 2023-24 में, जबकि 2024-25 में कितना है, 149.67 है, और ये भी यहाँ पर आपको 13.70 की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी पिछले समय के हिसाब से। अब अगर हम वस्तुओं और सेवाओं को आपस में मिला के देखें तो निर्यात, ठीक है, अब इसमें ट्रेड इन गुड्स ऑफ सर्विसेज दोनों को हमने मिला दिया। तो निर्यात की अगर हम बात करें यानी प्राप्तियां कितनी हुई हैं, 602.65 अरब डॉलर, जिसमें 6.03 की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले। और आयात यानी भुगतान जो हमें करना पड़ा है
वो 682.15, ठीक है, 682.15 अरब डॉलर, जिसमें 6.92 की वृद्धि हुई है समान समय सीमा में, ठीक है, पिछले साल से अगर हम तुलना करेंगे तो ये डेटा है। इनमें खाली आपने स्टेटमेंट बना के याद रखना कि पिछले साल से वृद्धि हुई या कम कम हुआ, जो भी हुआ है वो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे यहाँ सारी चीज़ें आपने टेबल में कवर कर ली हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अब आगे देख लीजिए, 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है। तो देश में 2030 तक 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है, ठीक। तो विभिन्न महत्वपूर्ण पहले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की जा रही हैं, जिससे देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 15.84% की वृद्धि 2024 के दौरान ही हुई है। अब आगे देखते हैं, दिसंबर 2024 के अंत में 209.44 गीगावाट हो गई है नवीकरणीय ऊर्जा। कितनी हो गई है दिसंबर 2024 तक? 209.44 गीगावाट हो गई है, और टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट का। फिर 2024 के दौरान सर्वाधिक 24.54 गीगावाट क्षमता की वृद्धि सौर ऊर्जा के मामले में हुई है, यानी 2024 में ही 24.54 गीगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है। किस मामले में? सौर ऊर्जा के मामले में, ठीक है। तो और फिर आगे अगर हम देखें, और 2024 के अंत में टोटल जो हो गई है सौर ऊर्जा वो 97.86 गीगावाट उत्पादन हो रहा है। पवन ऊर्जा तो 2024 के अंत में 48.16 गीगावाट हो गई है। जैव ऊर्जा 11.35 गीगावाट हो गई है, और लघु पन विद्युत परियोजनाएं 5.10 गीगावाट हो गई हैं। तो अगर अभी पूछा जाए, अगर क्रोनोलॉजी सेट करने को आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि यहाँ पर लिखा था सौर ऊर्जा कितनी हो गई? 97.86। तो नंबर 1 पर सौर ऊर्जा आ जाएगा, नंबर 2 पर पवन ऊर्जा आ जाएगी, नंबर 3 पर बायो एनर्जी आ जाएगी, और नंबर 4 पर आ जाएंगे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो याद रखना, बाकी टोटल कितनी हो गई है? तो दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट हो गई है अभी, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2024 के अंत तक कितनी है? 209.44 गीगावाट, और जिसको 2030 तक कितना करना है? 500 गीगावाट का लक्ष्य है। विदेशी ऋण पर वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो हम देखते हैं। तो दिसंबर 2024 में जारी वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 के अंत में भारत पर कुल बाह्य ऋण कितना था? तो भारत पर कुल बाह्य ऋण था 711.8 अरब डॉलर, ठीक है, सितंबर 2024 के अंत तक। फिर मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 के अंत में कुल 711.8 अरब डॉलर के बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण कितना है? 133.6 अरब डॉलर, यानी कुल बाह्य ऋण का 18.8% जो क्या है, ये हमारा अल्पकालिक ऋण है। जबकि जो 81 कुल बाह्य ऋण का 81.2% है, और अगर हम रुपए के मामले में देखें, मतलब पैसे के मामले में देखें, राशि के मामले में, तो 578.2 अरब डॉलर ये ऋण दीर्घकालिक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब आप बाहर, मतलब जो भारत का बाह्य ऋण तो टोटल कितना है? 711.8 अरब डॉलर, लेकिन इसमें दीर्घकालिक ऋण की जो है वो मात्रा अधिक है, वो साफ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कुल बाह्य ऋण का 81.2% दीर्घकालिक ऋण है, जबकि 18.8% क्या है? अल्पकालिक ऋण है। तो ये नॉर्मल अगर स्टेटमेंट टाइप में भी आता है तो भी आप इतना दिमाग लगा लोगे, क्योंकि अगर कोई देश बाहर से डेट लेगा तो 1 साल के लिए नहीं लेगा, 1 साल के लिए होगा तो अपने देश के अंदर ही ले लेगा। बाहर से जब लेता है तो वहाँ मतलब दीर्घकालिक ऋण ही लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन हो जाते हैं कुछ। अब बाह्य ऋण संबंधी आंकड़े, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कुल बाह्य ऋण कितना है? 711.8 अरब डॉलर। दीर्घकालिक ऋण कितना है? 578.2 अरब डॉलर। दीर्घकालिक ऋण का भाग 81.2%, जो हमने ऊपर देखा। अल्पकालिक ऋण कितना है? 133.6 अरब डॉलर, और भाग कितना है बाह्य ऋण का? 18.8%। और अगर हम जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य ऋण की बात करें, तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य ऋण कितना है? 19.4%। ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जीडीपी के भारत का जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य ऋण 50% से अधिक है। तो आपको गलत करना है, उसको गलत मार्क करना है, क्योंकि कितना है? 19.4% है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बने हैं, आप देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। फिर है विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। ये अभी हमने ऊपर कवर भी किया था एक जगह कि ये इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी वहाँ हमने देखा था कि जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है ये कौन जारी करता है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, 2023 में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर ली है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान तथा समग्र रूप से 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त किया है। एक कैटेगरी है इसमें, ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी। तो इस श्रेणी में 22वां स्थान मिला है,
जबकि समग्र रूप से 139 देशों में 38वां स्थान मिला है। ठीक है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रिपोर्ट का शीर्षक कनेक्टिंग टू कॉम्पीट क्या है? कनेक्टिंग टू कॉम्पीट। तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि इस शीर्षक से कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है या किसने जारी की है? तो कनेक्टिंग टू कॉम्पीट जो है ये विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक का शीर्षक रखा है। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रैंकिंग में 2018 में भारत 44वें स्थान पर था, जबकि 2023 में किस में आ गया है? 22वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय बंदरगाहों ने औसत टर्न अराउंड समय, ठीक है, यानी आकर और वापस जाना है ना, तो औसत टर्न अराउंड समय को घटाकर 0.9 दिन कर दिया है, जो अमेरिका 1.5 दिन, ऑस्ट्रेलिया 1.7 दिन और जर्मनी 1.3 डेज जैसे प्रमुख देशों से बेहतर प्रदर्शन है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे प्रमुख देशों से भी भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है कि भारतीय बंदरगाहों ने औसत टर्न अराउंड समय कितना कर दिया है? 0.9 दिन। ठीक है। अब इसमें किया क्या है, कौन सी नीतिगत पहल शुरू की गई? तो इसमें था पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया। ठीक है। कौन सा शुरू किया गया? पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। इसे अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य 2024-25 तक लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। फिर आगे इसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की बात की गई है। सितंबर 2022 में शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य अंतिम मील डिलीवरी की चुनौतियों को हल करना, बाधाओं को दूर करना और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना है। ठीक है। फिर आगे इसमें क्या है, बस इतना ही था, बाकी आप छोड़ दो। ठीक है। आगे है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। भारत की रैंक तो इन्होंने बता दी, बाकी अन्य देशों की अगर हम रैंक की बात करें तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो शीर्ष 3 देश हैं, ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर है, नंबर 2 पर है फिनलैंड और नंबर 3 पर है डेनमार्क। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सिंगापुर नंबर 1, फिनलैंड नंबर 2 और डेनमार्क नंबर 3। वहीं अंतिम 3 स्थान पर रहने वाले देश कौन है? तो अंतिम स्थान पर है लीबिया। ठीक है। लीबिया 139 और अफगानिस्तान 138 और सोमालिया है 137। जबकि हमने भारत की रैंक देखी थी तो यहाँ पर समग्र रूप से देखें तो 139 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 38। फिर अगला है नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का उद्घाटन अंक लॉन्च किया गया। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों, ठीक है, 5 प्रमुख उप सूचकांक कौन कौन से हैं? एक तो है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, ठीक है, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों के क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन करती है। इसमें आगे क्या है कि 67.8 के संचयी या समग्र अंक के साथ ओडिशा जो है, ओडिशा ने 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? ओडिशा रहा है। ठीक है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद है गोवा। तो नंबर 1 पर है ओडिशा, नंबर 1 पर ओडिशा, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पर है गोवा। ठीक है। उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य, राजस्व संग्रहण, व्यय प्रबंधन और ऋण स्थिरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। फिर आगे देखते हैं, जबकि कर्नाटक को व्यय गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन में कमजोर प्रदर्शन के कारण गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। सारी लिस्ट हम नीचे देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लो आप कि सूचकांक में उनके प्रदर्शन के आधार पर अग्रणी राज्यों यानी फ्रंट स्टेट जो हैं वो कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। पूछ भी सकता है ऐसे कि नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में अग्रणी राज्यों में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं या शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा अग्रणी राज्यों में कौन कौन शामिल है? महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन है? पंजाब और केरल, यानी पीके ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। ठीक है। यहाँ पर पंजाब और केरल। ठीक है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, 5 राज्य थे, यहाँ पर ये था इसलिए रह गया। ठीक है। तो पंजाब और केरल, तो पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, इन्होंने सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अब हम यहाँ पर पूरी लिस्ट देखेंगे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में राज्यों की स्थिति क्या रही है। तो टॉप अचीवर्स स्टेट, ठीक है, अचीवर्स में कौन कौन आया है ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। एक तो उड़ीसा आपने ऊपर देखा ही था, ठीक है, नंबर 1 पर था। उसके बाद छत्तीसगढ़ था नंबर 2 पर। नंबर 3 पर कौन है? गोवा। नंबर 4 पर कौन है? झारखंड। नंबर 5 पर है गुजरात।
तो अचीवर्स में कौन कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, अब फ्रंट रनर स्टेट में कौन है? फ्रंट रनर इंपॉर्टेंट है आपके लिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से, कि उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में है ये भी पूछ सकता है, या उत्तर प्रदेश के साथ अन्य कौन से राज्य हैं। तो एक तो महाराष्ट्र है नंबर 6 पर, और अगर समग्र रैंकिंग की बात करें वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग क्या है? तो समग्र रैंकिंग है 18 राज्यों में 7। ठीक है, तो 6 नंबर पर महाराष्ट्र, 7 पर उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर में, 8 पर तेलंगाना, 9 पर मध्य प्रदेश और 10 पर कौन है? कर्नाटक। परफॉर्मर पर कौन आया है? परफॉर्मर में है 11 नंबर पर तमिलनाडु, 12 नंबर पर राजस्थान, 13 नंबर पर बिहार, 14 नंबर पर हरियाणा और 15 नंबर पर है केरल। एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी, ठीक है, आकांक्षी अगर स्टेट की बात करें तो नंबर 16 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 17 पर है आंध्र प्रदेश और नंबर 18 पर कौन है? पंजाब। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपने याद रखनी है। एक तो उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर स्टेट में आता है, समग्र रैंकिंग में 18 में 7वें नंबर पर है, और अगर नंबर 1 की बात करें तो कौन है इसमें? ओडिशा। ठीक है, फिर टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की है। तो इतना ही याद रखो तो भी काम चल जाएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप किसने विकसित की है? टाटा स्टील ने। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की जो टाटा स्टील है, ये भारत की प्रमुख स्टील निर्माण कंपनी है। ठीक है, पता चल गया। कंपनी ने 29 जनवरी 2025 को घोषणा की है कि वह भारत की पहली कंपनी है जिसने 100% गैसीय हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की हैं। अब ये है क्या हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स? ये क्या करेगा? गैसीय हाइड्रोजन परिवहन में सहायता करेगा। ठीक है, अब इसमें आगे है कि पाइप का नाम क्या है, तो API X65 पाइप हैं ये। ठीक है, क्या नाम है इनका? API X65 पाइप्स, जिन्हें टाटा स्टील के खोपोली कलिंग नगर संयंत्र में निर्मित किया गया है। तो बस इतना याद रखना, गैसीय हाइड्रोजन परिवहन के लिए है हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप। किसने विकसित किया है? टाटा स्टील ने विकसित किया है। फिर है ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी कर दिया गया है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान 19 फरवरी 2024-25 को जारी किए गए, जिससे बिहार, हरियाणा और सिक्किम, ठीक है, किसको? बिहार, हरियाणा और सिक्किम की ग्रामीण स्थानीय निकायों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इन निधियों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, स्थानीय प्रशासन को बेहतर बनाना और क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस अनुदान में अविशिष्ट यानी अनटाइड अनुदान और विशिष्ट अनुदान यानी टाइड अनुदान शामिल हैं, जिनका उपयोग स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं में किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी राशि दी गई है वो आप सब छोड़ दो। अब वित्त आयोग जो है इन अनुदानों को 2 भागों में बांटता है। देखा हमने, एक तो अविशिष्ट यानी अनटाइड, दूसरे टाइड। तो अविशिष्ट यानी अनटाइड अनुदान होते क्या हैं? तो यह धनराशि पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को क्षेत्र विशिष्ट, ठीक है, क्षेत्र विशिष्ट विकास जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। 11वीं अनुसूची में आपको पता होगा 29 विषय दिए होंगे, है ना? तो 11वीं अनुसूची के तहत निहित विषयों जैसे स्थानीय विकास कार्यों में इनका उपयोग किया जा सकता है। जो अनटाइड अनुदान है, जो 29 विषय हैं, उनका जो है जैसे स्थानीय विकास कार्यों में उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इन निधियों का वेतन या प्रशासनिक खर्चों में उपयोग वर्जित है। अभी ये जो निधियां मिलती हैं, इनका उपयोग आप वेतन और प्रशासनिक खर्चों में नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है? कल्याणकारी विकास कार्य करने हैं वहां पर अपने क्षेत्र में, तो इसके लिए ये खर्चा किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है विशिष्ट अनुदान यानी टाइड अनुदान। तो इन निधियों का उपयोग केवल आवश्यक सेवाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है। वहां पर आप 29 विषयों पर खर्चा कर रहे थे, यहाँ पर क्या है? केवल लगा हुआ है कि केवल आवश्यक सेवाओं में सुधार के लिए किया जाता है, जैसे स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त ODF स्थिति बनाए रखने में धनराशि का उपयोग किया जाएगा। वर्षा जल संचयन हो गया और जल पुनर्चक्रण हेतु वित्तीय सहायता इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व आर्थिक मंच औद्योगिक क्लस्टर पहल में भारत के 5 क्लस्टर शामिल हो गए हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल। ठीक है, याद रखिएगा, औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल ये किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल है। तो इसमें जनवरी 2025 को भारत के 5 क्लस्टर सहित 16 देशों के 33 औद्योगिक क्लस्टर शामिल हुए हैं। इसमें भारत के 5 शामिल हुए हैं। अब जो शामिल हुए हैं, जैसे नए शामिल भारतीय क्लस्टरों में कौन सा है? गोपालपुर औद्योगिक पार्क, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा क्लस्टर, केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली, गुजरात में मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर शामिल हैं। अब औद्योगिक क्लस्टर होते क्या हैं? तो औद्योगिक क्लस्टर वे भौगोलिक रूप से संकेंद्रित क्षेत्र या केंद्र हैं जहां परस्पर जुड़े उद्योग, कंपनियां और संस्थान आर्थिक विकास को गति देने के लिए सहयोग करते हैं। ठीक है,
इस पहल को, ये जो औद्योगिक क्लस्टर पहल है, ठीक है, औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल, इस पहल को सर्वप्रथम 2021 में COP 26 जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था और इसे एक्सेंचर और इप्री की साझेदारी में विकसित किया गया। ठीक है, तो साझेदार कौन है इसमें? एक्सेंचर और इप्री हैं। इस पहल में 16 देशों और 5 महाद्वीपों के 33 क्लस्टर शामिल हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। थोड़ा स्कैनर में दिक्कत हुई है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना इसको। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी मिल गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को 29 जनवरी 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें 16,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह पहल उन खनिजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है जो प्रमुख तकनीकों और रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। मिशन का जो प्रारंभिक चरण है वो कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस मिशन का उद्देश्य आवश्यक खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें स्थलीय और अपतटीय दोनों प्रकार की खनन गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, ये यहाँ पर बात की गई है। वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के केंद्रीय बजट में इस मिशन की स्थापना की घोषणा की थी। तो ये आपको याद रखना है, ये जो राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन है ये कब आया है? जो केंद्रीय बजट पूरा वाला आया था, है ना, जब सरकार बनने के बाद, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में इस मिशन की घोषणा की गई थी। मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है उनकी अगर हम बात करें तो खनन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी के लिए त्वरित अनुमोदन प्रणाली विकसित करना, अन्वेषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, भारत के बाहर भी महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण को समर्थन देना, ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत के बाहर भी, ठीक है, दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार बनाना। फिर इस मिशन के घटक क्या हैं? तो खदानों के अपशिष्ट और अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिज निकालने पर ध्यान केंद्रित करना, खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी PSU और निजी कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब इसी के अंतर्गत एक ये है कि खनिज मंत्रालय द्वारा प्रमुख खनिजों की सूची का पुनः वर्गीकरण किया गया है। तो खनन मंत्रालय ने 20 फरवरी 2025 को राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा बैराइट, फेल्सपर, अब्रक एवं क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की सूची में पुनः वर्गीकृत कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है? ये जो बैराइट, फेल्सपर और अब्रक एवं क्वार्ट्ज है, पहले ये माइनर मिनरल यानी लघु खनिज में शामिल थे, माइनर मिनरल्स में शामिल थे। अब इनको क्या कर दिया गया है? मेजर मिनरल्स की सूची में शामिल कर दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्वार्ट्ज, फेल्सपर एवं अब्रक पिग्माटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं जो बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटालम और मोल्बेडेनियम, टिन, टाइटेनियम व टंगस्टन आदि जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत हैं। यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये जो क्वार्ट्ज, फेल्सपर एवं अब्रक हैं ये पिग्माटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं जो बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटालम, मोल्बेडिनम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन आदि जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत हैं। इन खनिजों की विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा संक्रमण, अंतरिक्ष यान उद्योगों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आदि में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आगे दिया है कि बैराइट्स, ठीक है, तो बैराइट्स का उपयोग तेल ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, विकिरण परीक्षण में किया जाता है, परिरक्षण में किया जाता है। जो बैराइट्स है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जो तेल ड्रिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और विकिरण परिरक्षण में किया जाता है। जबकि क्वार्ट्ज, फेल्सपर एवं अब्रक ये सिरेमिक, ग्लास व सेमी कंडक्टर उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब होगा क्या? जो पुनः वर्गीकरण हो गया है तो इसके बाद क्या होगा? पुनर्वर्गीकरण के बाद इन खनिजों का अवैध निष्कर्षण कम होगा, ठीक है, क्योंकि इन खनिजों का खनन खान व खनिज अधिनियम 1957 की धारा 8A के तहत शासित होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब क्या किया इन्होंने कि प्रमुख खनिजों में शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, जो प्रमुख खनिज हैं वो खान व खनिज अधिनियम 1957 के द्वारा शासित होते हैं और इनका अवैध निष्कर्षण कम होता है, ठीक है। फिर आगे है MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू हो गई है। तो 17 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। किसके लिए? MSME के लिए। जैसा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। इस योजना के तहत
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को संयंत्र, मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण मिल सकेगा। ठीक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC, ठीक है, NCGTC द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों को 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इस योजना के लिए उधारकर्ता के पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या के साथ MSME होना आवश्यक है। गारंटीकृत ऋण राशि जो है वो 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। भले परियोजना लागत जो है वो चाहे जितनी हो, भले वो 200 करोड़ की हो, लेकिन जो ऋण की गारंटीकृत ऋण राशि है वो 100 करोड़ रुपए ही रहेगी, उससे अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का कम से कम 75% उपकरण या मशीनरी खरीदने के लिए होना चाहिए। यानी अगर 100 करोड़ रुपए की मान लीजिए लागत है, ठीक है, परियोजना की लागत है, तो 75 करोड़ रुपए उपकरण या मशीनरी खरीदने के लिए होना चाहिए। ये क्राइटेरिया होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसके लिए, अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। तो 17 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई इस पहल का उद्देश्य 2047 तक सबके लिए बीमा, ठीक है, तो सबके लिए बीमा का लक्ष्य कितना है, 2047 है। तो याद रखिएगा 2047 के दीर्घकालिक दृष्टि को साकार करना है। यह पहल एजेंटों को 24/7 डिजिटल सेवाएं प्रदान करके पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यवसाय प्रबंधन को आसान बनाती है। ठीक है। फिर भारत की GDP में 10 वर्षों में 105% की वृद्धि हुई है, ऐसा कहा है IMF ने। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10 साल में बढ़कर दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में GDP यानी की गति कितनी रही है, 105% रही है GDP के बढ़ने की गति। ठीक है। भारत अगर इसी गति से चलता रहा तो क्या करेगा, 2025 में जापान को पीछे करेगा और 2027 में जर्मनी को पीछे करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा कहना IMF का। बाकी आगे हम टेबल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। तो अब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है वो बात की गई। नंबर 1 पर है अमेरिका, इन 10 सालों में इसकी 66% वृद्धि हुई है GDP में। चाइना की 76%, जर्मनी की 44%। अब भारत की आप देखोगे तो कितनी हो गई है, 105। ठीक है, 105% वृद्धि हुई है 10 सालों में, जबकि जापान की 0। ये याद रखिएगा, जापान की पिछले 10 सालों में जो वृद्धि प्रतिशत है वो कितना है, 0। ठीक है, ये काम की चीज़ है। बाकी भारत देख लीजिए आप। अगला टॉपिक है इसमें हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। तो मार्च 2025 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है, 284 हो गई है। ठीक है, अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है, 284 हो गई है। यही नहीं, भारत ने प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। किस मामले में छोड़ा है ये याद रखिएगा, औसत संपत्ति के मामले में। जो अरबपतियों की औसत संपत्ति है उस मामले में इन्होंने चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि दुनिया में 3,456 अरबपति हैं और जो 2024 में दर्ज 3,279 से 177 अधिक हैं। तो टोटल कितने हैं दुनिया में, 3,456 अरबपति हैं। ठीक है, इसमें आगे है कि न्यूयॉर्क 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की बिलियनियर कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया की बिलियनियर कैपिटल किसको बोला जा रहा है, न्यूयॉर्क को, क्योंकि यहाँ पर 129 अरबपति हैं। लोग यहाँ पर लगातार अरबपति बन रहे हैं और यहाँ पति नहीं बना जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, HCL की रोशनी नादर, जिनके परिवार की कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ठीक है, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बन गई है HCL की रोशनी नादर। याद रखना, इनकी संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। रेजर पे के शशांक कुमार और हर्षिल माथुर, ठीक है, 8,643 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे युवा भारतीय अरबपति बने हैं। कौन बने हैं, शशांक कुमार और हर्षिल माथुर, ये रेजर पे चलाते हैं। ठीक है, बाकी हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। और इस रिपोर्ट में पहली बार अमेरिका 870 अरबपतियों के साथ सूची में शीर्ष पर है, जबकि चीन 823 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों का नाम लिखा है, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर है एलन मस्क, इनकी कंपनी है टेस्ला। नंबर 2 पर है जेफ बेजोस, इनकी कंपनी है अमेजन। नंबर 3 पर मार्क जुकरबर्ग, इनकी कंपनी कौन है, मेटा। चौथे नंबर पर है लैरी एलिसन, ठीक है, इनकी कंपनी है ओरेकल।
और नंबर 5 पर है वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे इनकी कंपनी है। आपको टॉप 3 याद रखना है, एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है। अगला है JSW, दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। तो सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने अमेरिका की न्यूकोर कॉर्प को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। JSW स्टील जो भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। तो ये आपको याद रखना है कि अब जो JSW है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। अब वैश्विक स्टील कंपनियों की तुलना यहाँ पर की गई है, तो नंबर 1 पर है JSW स्टील भारत, उसके बाद न्यूकोर कॉर्प, इसको पीछे करके ही भारत आगे ये JSW आगे गई है। तो न्यूकोर कॉर्प किसकी है? अमेरिका की। नंबर 3 पर है आर्सेलर मित्तल, ठीक है, आर्सेलर मित्तल नंबर 3 पर है, ये यूरोप की है। और नंबर 4 पर है निप्पन स्टील, ये जापान की है। टाटा स्टील इस मामले में किस नंबर पर है? टाटा स्टील भारत, ये नंबर पर है 6ठे, और उसके बाद 7वें नंबर पर है जिंदल स्टील भारत, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में भारत ने खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है। पहले जो स्वदेश में पैसा आता था वो खाड़ी देशों से, क्योंकि लोग वहाँ जाकर खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी काम कर रहे थे, है ना। तो अब क्या है कि अब इन खाड़ी देशों को पीछे छोड़ा है और कहाँ आगे आ गए हैं? अमेरिका और यूके से ज़्यादा प्रेषण आ रहा है, ठीक है। तो RBI ने भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को स्पष्ट किया है, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष योगदानकर्ता बन गए हैं। तो RBI के मार्च 2025 के बुलेटिन में प्रकाशित भारत के प्रेषणों की बदलती गतिशीलता, भारत के प्रेषण सर्वेक्षण के 6ठे दौर से प्राप्त अंतर्दृष्टि के अनुसार अमेरिका और यूके से आने वाले प्रेषण में बढ़कर कुल प्रवाह 40% हो गया है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो आ रहा है प्रेषण वो कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से, उसके बाद आ रहा है यूके से, ठीक है। ये देखिए, अमेरिका वर्ष 2021 से शीर्ष स्रोत बना है, जिसका योगदान 23.4% था और 2024 में 28% तक पहुंच गया है। वहीं अगर यूके की बात करें तो प्रेषण वित्तीय वर्ष 17 में, ठीक है, 2017 में 3% था, जबकि 2024 में कितना हो गया? 10.8% हो गया है, ठीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भी भारत में प्रेषण में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का जो हिस्सा था वर्ष 2017 में 27% का था रेमिटेंस के मामले में, और 2024 में घटकर कितना हो गया है? 19.2% रह गया है। वहीं सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो प्रेषण लगभग आधा हो गया है। 2017 में यहाँ 11.6% आता था, अब 2024 में कितना रह गया है? 6.7% रह गया है। फिर अगर राज्यवार प्रेषण वितरण की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु को कुल प्रेषण का लगभग 50% हिस्सा प्राप्त हुआ है। वहीं हरियाणा, गुजरात और पंजाब में प्रेषण बढ़ा है, लेकिन प्रत्येक राज्य का योगदान 5% से कम रहा है, ठीक है। फिर अगला है इसमें कि मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथूरियम फूलों का निर्यात किया गया है। तो याद रखिएगा, जो एंथूरियम फूल है उनका निर्यात कहाँ किया गया है? सिंगापुर को किया गया है। किसने किया है? मिजोरम ने किया है। तो अपीडा ने, अपीडा मतलब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अपीडा ने मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथूरियम फूलों के निर्यात को फरवरी 2025 में सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया। 1024 कट फूलों यानी 70 किलोग्राम की खेप कोलकाता के माध्यम से भेजी गई है। तो ये आपको याद रखना है, 70 किलोग्राम एंथूरियम फूल भेजे गए हैं सिंगापुर को, और कहाँ से? मिजोरम से, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है गरीबी, समृद्धि और ग्रह बहुसंकट से बाहर निकालने के रास्ते। तो गरीबी, समृद्धि और पृथ्वी बहुसंकट से बाहर निकलने के रास्ते नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? पूछ सकता है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये जारी की है रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि आज भी दुनिया की 44% आबादी प्रतिदिन 576 रुपये से कम पर जीवन यापन करती है, ठीक है। अपना अपना परसेंटेज ढूंढ लीजिए। वैश्विक आबादी का 8.5% या 70 करोड़ लोग आज भी 181 रुपये से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारी बात हो रही है ना। वैश्विक आबादी का 8.5% या 70 करोड़ लोग आज भी 181 रुपये से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। अनुमान है कि 2030 में 7.3% आबादी अत्यधिक गरीबी में रह रही होगी। तो ये आपको डेटा याद रखना है, आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो, ठीक है। फिर रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12.9 करोड़ भारतीय वर्ष 2024 में अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। तो ये पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक ने भी जो रिपोर्ट दी है उसका नाम देखे कि 2024 में कितने, उसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से तो 12.9 करोड़ भारतीय यानी लगभग 13 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आर्थिक घटनाक्रम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ना मिल रहा हो तो सिविल सेवक करके है, ठीक है, सर्च करिएगा सिविल सेवक UPSC PCS
है ना, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। फिर वही बात है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अपनी फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू वाया, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हो। बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।